नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने जो है प्राचीन इतिहास को जो है एक पार्ट में देखा है जीएस पॉइंटर का, और जो आधुनिक भारत है उसको 3 भाग में देखा है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट जो भारत का इतिहास है उसमें पड़ा हुआ है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और आज हम लोग जो है भारत पर मुस्लिम आक्रमण अर्थात मध्यकालीन इतिहास को जो है देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं कि पैगंबर जो हज़रत मोहम्मद साहब हैं, इनका जन्म जो है हुआ था, तो ये पूछ रहा है कब हुआ था, तो 570 ईसा में हुआ था, ठीक है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी, तो 632 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। इसके बाद पूछा है मक्का कहाँ स्थित है, तो ये सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में, ठीक है। अगला हमारा है हिंद यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द, ध्यान रखिएगा, हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? अरबों ने, ठीक है। फिर पूछा है भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था 711 ईस्वी में। उसके बाद में फिर हमारा अगला है मोहम्मद बिन कासिम। कौन? मोहम्मद बिन जो हमारा कासिम था, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ये जो है 712 ईस्वी में सिंध को जीता था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। इसके बाद में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो अरब के लोग थे। और गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो अल्पतगीन था। कौन था? अल्पतगीन, ठीक है। अगला है चंदेक शासक महमूद गजनबी पराजित नहीं होता किससे? विद्याधर से। अगला हमारा इसी में हो जाता है महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे, सही है। वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, तो ये बात ठीक नहीं है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है, ध्यान रखिएगा। अगला है महमूद गजनबी का दरबारी कवि कौन था? तो कौन था? उत्बी था। फिर है शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था किससे? महमूद गजनबी से, ठीक है। अगला है महमूद गजनी के साथ में भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार जो है कौन था? मुस्लिम विद्वान, ठीक है। तो कौन था? अल-बरूनी था, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है अल-बरूनी भारत में आया था कब? 11वीं सदी में, ठीक है। अगला है अल-बरूनी के संबंध में क्या सही है? तो देखिए वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा उसका ग्रंथ जो है समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का भी विद्वान था और त्रिकोणमिति का भी विशेषज्ञ था। अगला हो जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम जो मुसलमान था वो कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ संस्कृत मुद्रा लेख और उसके साथ साथ में चांदी के सिक्के किसने निर्गत करवाए थे या जारी करवाए थे? महमूद गजनबी ने, ठीक है। अगला है मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, कौन था? शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। आगे हम इसी में देख लेते हैं मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था किसने? भीम द्वितीय, या इसी का नाम मूलराज द्वितीय था। अगला है मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में, कब हुआ था? 1194 में, ठीक है। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी, तो तराइन का दूसरा युद्ध था, और ये कब हुआ था? 1192 में। अच्छा, पहला युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में, ठीक है। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान जीते थे, जबकि दूसरे में हार गए थे, ध्यान रखिएगा ये बात भी। और किसके साथ? तो मोहम्मद गोरी के साथ में। आगे हम देख लेते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है। तो देख लीजिए, सबसे पहले गजनबी था, फिर गोरी था, उसके बाद में चंगेज़ खान था, और फिर तैमूर, ठीक है, तैमूर लंग। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्के पर, ध्यान रखिएगा, देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, कौन था? मोहम्मद गोरी, ठीक है। भारत में मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान की थी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे देख लेते हैं मोहम्मद गोरी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, तो किससे? बख्तियार खिलजी का दास था, ठीक है, बख्तियार खिलजी का दास था। और इसी ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किया था, ध्यान रखिएगा, किसने? बख्तियार खिलजी ने। आगे हम देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत। इसमें सबसे पहले जो हमारा आ जाता है वो है गुलाम वंश। अब देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 1206 से 1210 तक राज्य किया था, और इसी को जो है गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, और अगर बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी अपने नाम का खुतबा नहीं पढ़ाया था। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी जो है लाहौर थी, ध्यान रखिएगा, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। और इसकी मृत्यु जो हुई थी वो चौगान खेल रहा था, यानी पोलो जैसा ही एक खेल था, तो ही इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने अपने नाम का कभी खुतबा नहीं पढ़वाया था, ध्यान रखिएगा। और इसकी जो उपाधि थी वो लाख बख्श थी, हातिम द्वितीय थी, कुरान खवां थी, ये सब इसकी उपाधि थी। और इसने 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार जो है उसकी नींव रखी थी, देख लेते हैं। इसके बाद में हमारा आ जाता है दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, तो हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अजमेर में है,
ठीक है। इसके बाद में हमारा अगला है प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। बिजली की आकाशीय बिजली के कारण वो जब क्षतिग्रस्त हुआ तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक ने जो है उसका निर्माण करवा के 5 मंजिला करवा दिया था। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी, तो हमने बताया कि लाहौर थी। और अगर पूछ रहे महाराजा रणजीत सिंह की भी राजधानी कहाँ थी, तो लाहौर थी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो देखिए कुतुबुद्दीन जो था वो चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात हो गया था। अगला है दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में, मतलब दिल्ली को जो है राजधानी के रूप में किस सुल्तान ने अपनाया था, तो वो इल्तुतमिश था, ध्यान रखिएगा। और इसको दासों का दास कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और उसके बाद से दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के किसने जारी करवाए थे, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है, तथा दिल्ली को अपनी राजधानी भी घोषित किया था। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, तो देखिए वास्तविक संस्थापक की बात करें तो कौन था, वास्तविक संस्थापक हमारा इल्तुतमिश ही था। गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा किसको, इल्तुतमिश को। अगला है मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो वो कौन थी, इल्तुतमिश की पुत्री जो है रजिया सुल्तान थी। अगला हमारा हो जाता है, ठीक है, देख लेते हैं इसी में, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, ठीक है, इसका मूल नाम तेमुचिन था और इसने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है आया था इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे किसके शासनकाल में, इल्तुतमिश के, ठीक है। चंगेज खान था, इसका मूल नाम क्या था, अभी हमने बताया तेमुचिन था। और देखिए ये बिहार वालों के लिए खास करके इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश में बिहार में अपना पहला सूबेदार किसको नियुक्त किया था, तो किसको किया था, वो थे मलिक जानी, ध्यान रखिएगा कौन था, मलिक जानी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं रजिया बेगम को सत्तायुत मतलब करने में हाथ किसका था, तो तुर्कों का था, ध्यान रखिएगा किसका था, तुर्कों का था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, ये कई बार पूछा है कि बलबन का पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम क्या था, गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया कि उसने, देखिए इसने लौह रक्त की नीति अपनाई थी, सिजदा और पैबोस, ठीक है। इसके अलावा नवरोज जो है नवरोज त्योहारों में भाग लेना, ये एक पारसी त्यौहार था, तो ये सब किसका था, इसी का था। और इसके साथ साथ में इसने जो अपनी शक्ति थी जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, अपने आप को मतलब अल्लाह का पैगंबर बताया था। और इसके अलावा इसने जो है शक्तियों का केंद्रीकरण कर लिया था, तो देख लेते हैं इसके बारे में, ठीक है। और गयासुद्दीन बलबन था, ये देखिए दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई, तो कौन था, बलबन था। इसके अलावा जो है अगला हमारा हो जाता है, बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाने के लिए सारी शक्तियाँ जो है सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया था, बिल्कुल ठीक बात है। और वह उत्तरी पश्चिमी सीमा में मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था, तो ये यार दोनों सही है और व्याख्या भी जो है सही नहीं है, क्योंकि व्याख्या सही इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों का जो है सेंटेंस का मैच नहीं कर रहा। अगला देख लेते हैं, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद, मतलब जब इसने शक्तियों को केंद्रीकरण कर लिया शक्तियों का, तो फिर इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। ये देखिए हमने पूछा, मतलब हमने बताया कि नवरोज को आरंभ किसने करवाया था, तो बलबन ने। आगे देख लेते हैं, नियामत खुदाई की बात करेगा, देख लेते हैं। उसने नियामत खुदाई सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तुर्की चहलगानी या तुर्क चालीसा को भी जो इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था, किसके, बलबन के द्वारा। और उसके बाद उसने बंगाल के विद्रोह का भी दमन किया था, ध्यान रखिएगा। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलूगू खां की उपाधि दी थी। आगे हम इसी में देख लेते हैं कि गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेखों को स्वयं को खलीफा का सहायक कहा किसने, बलबन ने। अब हमारा आ जाता है खिलजी वंश, ठीक है, ये सबसे कम वंश तक शासन किया था, जो गुलाम वंश था, तो खिलजी वंश ने उसमें जो है सबसे कम वंश तक जो है शासन किया था, ठीक है। मतलब दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक तो तुगलकों ने शासन किया था, लेकिन सबसे कम समय तक खिलजी ने, ठीक है। अब देख लेते हैं, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से, ठीक है, पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए कहा था, तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था, कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। अगला है दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, तो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है। आगे है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जफर खां, कौन था, जफर खां। आगे हमारा इसी में हो जाता है कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था, तो क्या नाम था, राणा रतन सिंह, ठीक है, ये बात सबको पता है। और अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे या दक्षिण राज्यों
को कब्जा करना चाहता था। ए सही है लेकिन आर जो है गलत है। ठीक है, अगला है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो प्रताप रुद्र देव था, ध्यान रखिएगा। कौन था? सॉरी, रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। आगे देख लेते हैं। ठीक है, वह सुल्तान, ठीक है, वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित की गई थी, तो वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अगला है वह सुल्तान जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था। कितना कर दिया था? 50% तक कर दिया था। तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सही है उसने कृष्ट ज़मीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की और उसने प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को जो है समाप्त कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में अगला हमारा हो जाता है बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने अपनाई थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देता था। ये बात गलत है। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है, देखिए फिर बाजार सुधार प्रणाली किसने लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है मुद्रा नियंत्रण जो प्रणाली है, मुद्रा नियंत्रण प्रणाली या पद्धति, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। बाजार नियंत्रण प्रथा, वही बात फिर से अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला है मध्यकालीन शासनकाल मध्यकालीन शासक जिसने, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अगला है घरी कर, ठीक है, और चरी कर, ध्यान रखिएगा, दोनों का दोनों किसने लगाया था? ये लगवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है 1306 के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु नदी। अब हमारा आ जाता है तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश जो था, इसमें अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जिसने तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान तो कौन था? गाजी मलिक था। ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक तक समय तो मैंने बताया था कि तुगलक वंश ने किया था, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। अगला देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान, ठीक है, शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला हमारा इसी में हो जाता है कि दीवाने अमीर कोही नामक नया विभाग जो है वो किसने प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, और ये जो है अगला हमारा था दिल्ली का सुल्तान जिसने, ठीक है, एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी, तो क्या नाम था? एवं फसल चक्र की योजना भी बनाई थी, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है दिल्ली, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लेके गया? तो दौलताबाद ले गया था। ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला हमारा आ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का, ठीक है, एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था। इब्न तूता द्वारा उसे जो है दिनार कहलाया गया था। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है इब्न तूता, ध्यान रखिएगा, मोरक्को का निवासी था और ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसकी पुस्तक का नाम रहेला था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे फिर से देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, पश्चिम एशियाई तथा उत्तर अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो देखिए यहाँ पर ए हमारा सही है लेकिन आर जो है हमारा गलत है, यानी ये वाला हमारा मामला गलत हो जाएगा। अगला है मोहम्मद जो तुगलक की प्रतीक योजना थी वह सफल सिद्ध हुई थी। ठीक है, तो ये बात तो ठीक है। और मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर कोई नियंत्रण भी नहीं था, तो ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल ठीक है। अगला हमारा आ जाता है मूर देश, यानी वही मोरक्को की बात कर रहा है। तो मोरक्को की राजधानी कहाँ है? राबात है। और मूर देश का यात्री इब्न तूता भारत आया था, तो ये मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला है सल्तनत काल में डाक व्यवस्था, किसका? डाक व्यवस्था का जो है विस्तृत विवरण किसने किया? इब्न तूता ने। ठीक है, अगला है होली त्यौहार सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला है वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के ही संदर्भ में कहा गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं कि वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के लिए जो है बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। ध्यान रखिएगा। अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, और दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए, ठीक है, एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था, फिरोज शाह तुगलक था। अगला है वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो किसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो ध्यान रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक के। ठीक है, आगे देख लेते हैं मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में सही कथन। देखिए बलबन से पहले, ठीक है, एक अलग आरिज विभाग, कौन सी आरिज विभाग स्थापित किया था? अलाउद्दीन ने अपनी सेना में घोड़े दागने की पद्धति शुरू की थी, बिल्कुल ठीक बात है। अगला है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है, उसका चचेरा भाई बैठा और फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, तो ये इतनी बात बिल्कुल ठीक है।
आगे हम इसी में देख लेते हैं। अगला हमारा हो जाता है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी, यानी कि जो आजकल PWD बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल, ठीक है, का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध था, फिरोज शाह तुगलक था। और ये देखिए हक ये सर्व, यानी ये सिंचाई कर था एक प्रकार का, और दिल्ली का प्रथम सुल्तान, ठीक है, जिसने जो है कर लगाया था तो फिरोज शाह तुगलक था। अगला है दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ध्यान रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ही था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगला हमारा हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी तथा शेर शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता को सुधारने का उपाय किया था। किसको? फलों की गुणवत्ता, ध्यान रखिएगा, सुधारने का उपाय किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला है टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, फिरोज शाह तुगलक था। अगला है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने, ठीक है, इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग, ध्यान रखिएगा, बस आपसे इतना पूछेगा, अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे, ठीक है, दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को बेहतर समझा जा सके, तो वो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था, ठीक है। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला, ठीक है, मतलब राज्य के खर्चा पर जो है हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अगला है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित, ठीक है, दारुल सफा, ये एक खैराती अस्पताल था जिसमें जो है बीमार वगैरह और वृद्ध लोगों का दवा जो है मुफ्त में होता था। अगला दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। अगला हमारा हुआ शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, तो नासिरुद्दीन महमूद ही था, ठीक है। अगला है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा है, 1398 में। अगला है तैमूर के आक्रमण के बाद, ठीक है, भारत में राज स्थापित हुआ किसका? तो ध्यान रखिएगा सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। अगर आपसे कभी पूछ ले कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो खिज्र खां था, इतना बात आप ध्यान रख लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं लोदी वंश। देखिए खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ठीक है, शासकों में अफगान मूल के कौन थे? तो लोदी शासक थे। और दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम क्या है? बहलोल खान लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी था, फिर इब्राहिम लोदी था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, तो कब? ध्यान रखिएगा खतौली के युद्ध में। कब? खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, ठीक है। आगे हमारा हो जाता है, ठीक है, वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव डालने तथा उसे राजधानी बनाने का श्रेय जाता है सिकंदर लोदी को, और कब किया था? 1504 में, ध्यान रखिएगा, कब किया था? 1504 में। अगला हमारा हो जाता है कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं कौन लिखता था? तो कौन लिखता था? सिकंदर लोदी, ठीक है। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, सिकंदर लोदी था। अगला हमारा दिल्ली पर शासन करने वाले, ठीक है, वंशों का सही क्रम क्या है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और फिर लोदी वंश। अगला हमारा हो जाता है बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी में से वह कौन सा शासक था जो गुलाम वंश का नहीं था? तो इब्राहिम लोदी था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आगे हम लोग देख लेते हैं विजयनगर साम्राज्य। अब देखिए विजयनगर साम्राज्य जो था, ये कृष्णदेव, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी थी, ठीक है। अगला है विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, हरिहर द्वितीय था, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर सही कथन, ठीक है। देखिए नरसिंह, ठीक है, सालू ने, किसने? नरसिंह सालू ने, ठीक है, संगम वंश का अंत किया और राज सिंहासन छीनकर सालू वंश को प्रारंभ किया। वीर नरसिंह, ठीक है, अंतिम सालू शासक जो गद्दी से उतार कर राज सिंहासन छीना। अगला है वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, और कृष्णदेव राय के उत्तरावर्ती उनके अर्ध, ठीक है, भाई कौन थे? अच्युतदेव राय थे, ध्यान रखिएगा, अच्युतदेव राय। अगला हमारा हो जाता है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा से लड़ा था वह कौन था? तो वह था कुली कुतुब शाह, ध्यान रखिएगा, कुली कुतुब शाह, ठीक है। विजयनगर के राजा ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह, ठीक है। अगला हमारा कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, ध्यान रखिएगा, 8 तेलुगु कवि। अष्ट दिग्गज का तात्पर्य क्या है? 8 तेलुगु कवि। अगला है कृष्णदेव राय, राजेंद्र चोल, हरिहर बुक्का में से वह कौन है जिसे आंध्र भोज की संज्ञा दी जाती है, या इनका जो है ये उपाधि था? तो कृष्णदेव राय जी थे, ठीक है। अगला है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था, तो कौन था? तेलुगु साहित्य का, ठीक है। अगला है कृष्णदेव राय की ने स्थापना किसकी की थी? नागलापुर नगर की, ठीक है। अगला है
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित है। तो विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर जो निर्मित था वो कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अगला है अब्दुल रज्जाक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। और निकोलो कोंटी जो था ये इटली का यात्री था और ये देवराय प्रथम के साम्राज्य में आया था, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में हमारा आ जाता है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार कौन? वैदिक ग्रंथ के जो भाष्यकार थे, भाष्यकार कौन थे? सायरण, ठीक है, सायरण। ये इनको जो आश्रय प्राप्त था वो विजयनगर, ठीक है, राजाओं का था। अगला जो हमारा हो जाता है 1665 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, तो किसका हुआ था? तालीकोटा का हुआ था। अगला है तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। अगला जो हमारा हो जाता है युवा राजा जो बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की थी, तब विजयनगर का साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेकेंट द्वितीय था। कौन था? वेकेंट द्वितीय। अगला है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? भू राजस्व था। अगला है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित सही है, तो क्या सही है? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होगी, ठीक बात। कारखानों के निजी, स्वामी एवं औद्योगिक कर देते थे, तो दोनों बात जो है सही है। अगला हमारा हो जाता है कि वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे, तो कौन था? हम्पी। किस पे करते थे? हम्पी पे। अगला है विजयनगर साम्राज्य के जो शासक चीन के सम्राट के पास अपना दूत भेजा था, तो वो कौन था? बुक्का प्रथम था। अगला है प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56, ठीक है, तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं, कहाँ स्थित है? हम्पी में। कहाँ है? हम्पी। और हम्पी कहाँ, ये भी बात बता दें, तो ये कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। आगे हम देख लेते हैं इसी में कि इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लाम नहीं माना, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे, कारण क्या था? तुर्क वर्ग के। अगला हमारा है दीवाने बंदगान, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। दीवाने मुख्तराज ये जो है अलाउद्दीन से संबंधित था। दीवाने कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक से, और दीवाने अर्ज ये बलबन से संबंधित था। ध्यान रखिएगा, ये विभाग हैं, लोग हैं, और ये स्थापित विभाग है। तो ये विभाग है और ये लोगों ने इसको स्थापित किया था। आगे हम देख लेते हैं दीवाने मुख्तराज, ठीक है, ये राजस्व विभाग था, ठीक है, क्या था? राजस्व विभाग, और इसको अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित किया था। दीवाने अमीर कोही जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये कृषि विभाग था। दीवाने खैरात क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित एक तान विभाग था। अगला है दीवाने रियासत, ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण विभाग था। अगला हमारा हो जाता है दीवाने अर्ज, ठीक है, ये जो है हमारा सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित था। इसके बाद में दीवाने इंसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित, और दीवाने वजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित था। अगला है वह राजवंश जिसके अंतर्गत, ठीक है, विजारत चरमोत्कर्ष पे था, तो वो कौन सा था? वो तुगलक राजवंश था। अगला है भूमि उत्पादन पर, ठीक है, भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है, तो खराज हो गया, उस्त्र हो गया, और मुक्तई हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे देख लेते हैं कि भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था जो है, कौन सी व्यवस्था? इक्ता व्यवस्था लागू की थी, तो वो इल्तुतमिश था। अगला है सल्तनत काल में भू राजस्व पर सर्वोच्च ग्रामीण अधिकार किसका था? तो वो चौधरी का होता था। ध्यान रखिएगा, किसका होता था? चौधरी का होता था। अगला है सर्व क्या है? तो सर्वकर एक प्रकार का सिंचाई कर था, ध्यान रखिएगा, क्या था? सिंचाई कर था। अगला है जवाबित का संबंध किससे है? ये जो जवाबित शब्द है, इतना आपसे पूछ लेगा जवाबित क्या है, तो राज्य कानून से संबंधित था। हदीस क्या है? तो ध्यान रखिएगा, हदीस इस्लामिक कानून है। अगला है फवाजिल, फवाजिल का अर्थ क्या होता था? तो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि, ठीक है, अतिरिक्त राशि। मतलब फवाजिल जो होता था वो इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जो राशि जमा की जाती थी, जो एक्स्ट्रा राशि होती थी, उसी को क्या कहा जाता था? फवाजिल। अगला है सल्तनत कालीन में दो मुद्राएं कौन सी थी? तो जीतल और टंका थी, ठीक है। टंका नामक चांदी सिक्का को किसने चलवाया था? तो इल्तुतमिश ने, ध्यान रखिएगा, किसने? इल्तुतमिश ने। अगला हम देख लेते हैं सल्तनत काल में सिक्के टंका, ठीक है, ससगानी एवं जीतल थे, चांदी तथा तांबा के। ध्यान रखिएगा, किसके थे? चांदी और तांबा के। अगला है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। स्थापत्य देख लेते हैं, तो देखिए अलाई का दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। फिरोज शाह तुगलक में से वह कौन था जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ध्यान रखिएगा, नहीं दिया था, तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा हो जाता है वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की जो है 5वीं मंजिल, ध्यान रखिएगा कौन सी मंजिल, अभी हमने बताया भी था, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण करवाया था। क्यों? आकाशीय बिजली के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में, ध्यान रखिएगा, निर्मित है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बलबन का मकबरा। किसका? बलबन का।
अगला हम इसी में देख लेते हैं, स्थापत्य एवं नगर के निर्माण का सही क्रम क्या है? कुतुब मीनार, उसके बाद तुगलकाबाद, फिर लोधी गार्डन, फिर फतेहपुर सीकरी। ठीक है। अगला है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो ये थे अभी कवि। कौन थे? अभी कवि। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ क्या निर्मित हुआ था? राणा कुंभा के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा। अब आगे देख लेते हैं। ठीक है। स्थल और स्थापत्य, देखिए इसमें जो हमारा हो जाएगा दिल्ली, तो दिल्ली कुतुबुल इस्लाम। ठीक है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है, ध्यान रखिएगा, सार्की शासन थे उनके शासनकाल में। अगला है मालवा, ये जहाज महल जो है स्थापत्य कला था। और गुलबर्गा का क्या था? जामा मस्जिद। ठीक। आगे हम लोग देख लेते हैं वास्तुशैली। देखिए वास्तुशैली में और संबंध राजा, मेहराब की निचली सतह पर, ठीक है, कमल कल ये खिलजी ने। ठीक है। अगला अष्टभुजीय मकबरों का उदय, जो 8 भुजीय मकबरा थे उनका उदय किसके समय में हुआ? तुगलक के। स्तंभ में, ठीक है, बोध गोई का प्रयोग कब हुआ था? विजयनगर के। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, ये सार्की शासन, वही जो अटाला मस्जिद की बात है। दिल्ली सल्तनत साहिब, किताबुल हिंद रचना किस लेखक की है? तो ये हमारा जो है अलबरूनी हो जाएगा। अगला है तूते हिंद, ये अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली। ठीक है। अगला है स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने कहा था? तो अमीर खुसरो ने, ध्यान रखिएगा। अगला है अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई थी किसके लिए? तो खड़ी बोली के विकास में। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है कि दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल किसने देखा था? तो अमीर खुसरो एवं निजामुद्दीन औलिया, ध्यान रखिएगा। अगला है प्रसिद्ध कवि, ठीक है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? तो निजामुद्दीन औलिया के। ठीक है। अगला है अमीर खुसरो एक थे तो क्या थे? कवि, इतिहासकार एवं संकीर्तक, यानी तीनों थे। अगला है नई फारसी काव्य शैली, ठीक है, सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे? अमीर खुसरो थे। अगला हमारा हो जाता है, ठीक है, अमीर खुसरो मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर ये अब्दुल रहीम खाना में से वह जिसने हिंदी खड़ी बोली का जनक माना गया, तो अमीर खुसरो। अगला हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान कौन था? तो अमीर खुसरो ही। आगे हमारा हो जाता है हिंदू हिंदू जो देवी देवताओं का मुस्लिम संतों की प्रशंसा के रचित गीतों का संग्रह, किताब, ध्यान रखिएगा, ये किताब ये नौरस, ठीक है, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया था। ध्यान रखिएगा किताब ए नौरस जो है किसके द्वारा लिखा गया था? इब्राहिम आदिल शाह नौरस। और इसमें किस बात का उल्लेख है? हिंदू देवी देवताओं एवं मुस्लिम संतों, इसका हिंदू देवी देवताओं एवं मुस्लिम संतों की प्रशंसा। अगला हमारा है कि भारत में कव्वाली की जाने वाली संगीत शैली का प्रारंभ जो है ये भी किसने किया था? अमीर खुसरो ने। अगला है तबकात ये नासरी, लेखक कौन था? मिनहाजुस सिराज था। अगला है अरबी, फारसी, तुर्की, उर्दू भाषाओं में से वह जिसे दिल्ली सुल्तानों का संरक्षण प्रदान किया गया था, तो फारसी था। अगला है अपभ्रंश शब्द के प्रयोग, ठीक है, मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। आगे देख लेते हैं इसी में, ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी की क्या थी? तो इसकी जो है तारीख़ फिरोज शाही थी। हसन निजामी की क्या थी? ताजुल मासिर, ठीक है। मिनहाजुस सिराज का क्या था? तो तबकात ये नासरी था। और याहिया बिन अहमद की क्या था? तारीख़ ये मुबारक शाही था। आगे हम देख लेते हैं कि तारीख़ हिंद जो है ये अलबरूनी की थी। तारीख़ दिल्ली किसकी थी? खुसरो की। और रेहेला तो मैंने बताया था कि इब्न तूता का है। तबकात ये नासरी, ये मिनहाजुस सिराज की है। ठीक। आगे इसी में देख लेते हैं बीड़ा, ढोलक, सारंगी, सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सबसे मिश्रण माना जाता है, तो वो सितार है। और अगला है संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था किसने? अमीर खुसरो ने। अगला है जयचंद्र, गहड़वाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा तथा मान सिंह में से वह राजपूत शासक जो संगीत पर एक पुस्तक लेखक के रूप में जाना जाता है, तो राणा कुंभा। कौन थे? राणा कुंभा थे। आगे देख लेते हैं, तो राणा कुंभा जो है इनकी जो है ग्रंथ कौन सी थी? तो उसका नाम संगीत राज था। ध्यान रखिएगा। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तू भांसी, ये किसकी है? राग चंद्रिका। पुंडरीक विट्ठल जो है ये रंगमाला हो गया। और कृष्णानंद व्यास का क्या हो गया? राग, ठीक है, कल्पद्रुम। अगला हमारा है दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था, तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, ठीक है, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। फिरोज शाह तुगलक, इसने नहरों के निर्माण में योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बलबन जो था ये नौरोज, ये पारसी धर्म से संबंधित था। ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन बताइए कि जो 1885 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें जो पहले पारसी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी उनका नाम क्या था? ये लोग आप हमें बताइए। ठीक है। अगला है अलाउद्दीन जो है ये दीवाने रियासत और जहांगीर के शासनकाल में कौन आया था? तो ध्यान रखिएगा टॉमस रो, और इसके साथ साथ कैप्टन हॉकिंस भी आया था। कब आए थे वो डेट जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो बताइए। आगे हम देख लेते हैं कृष्णदेव राय, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? तो इनकी पुस्तक का नाम था अमुक्त मालेदा है। इसके बाद में फिर हमारा था महेंद्र वर्मन का क्या था? मत विलास प्रहसन। ठीक है। उसके बाद भोजदेव का क्या था? तो इनका था समरांगण सूत्रधार। सोमेश्वर का क्या था? मनसोल्लास। ठीक है, मनसोल्लास। ठीक है, मानसोल्लास। अगला है सती प्रथा, बाल विवाह, जौहर प्रथा में से वह,
ठीक है, प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी, तो वो कौन सा था?